सो हेलो गाइस। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं, संसाधन और उसके उपयोग। संसाधन और उसके उपयोग। देखिए, इससे पहले हमें जानना होगा कि संसाधन क्या होता है। देखिए, हमारे परिवेश में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु या हमारे वायुमंडल या हमारे आसपास में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे या मानवीय आवश्यकता को पूरा करे, उसे हम संसाधन कह सकते हैं। ठीक है। जैसे हम ले सकते हैं, कोयला ले लीजिए। कोयला भी एक संसाधन है। ठीक है। आप मिट्टी भी ले सकते हैं, मृदा। मृदा भी एक संसाधन है। ठीक है। कोयला खनिज संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, मृदा भी खनिज संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। आप कोई धातु को ले सकते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम को आप ले सकते हैं, ये धात्विक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कहा गया है कोयला किस प्रकार के संसाधन। ठीक है। कोयला देखिए अनवीकरणीय संसाधन। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ये सिंपल बातों में कह दिया जाए तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन, इसको यदि देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले संसाधन तो देख लिए। संसाधन कई तरह से हो सकता है। संसाधन का एक प्रकार होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, अर्थात प्राप्ति के मतलब किस प्रकार हम प्राप्त करेंगे, प्राप्ति के स्रोत पर हम बता सकते हैं, प्राप्ति के आधार पर बता सकते हैं। तो पहला जो होता है नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय में कहा जाता है, नवीकरणीय नवीकरणीय में कहा जाता है वैसा संसाधन, मतलब वैसा संसाधन जिसका थोड़ा सा परिवर्तन हो और उसे फिर पुनः प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है। उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है जी, इसका उदाहरण यदि देख लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यदि इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं, सौर ऊर्जा। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन। यदि हम सौर ऊर्जा को विद्युत में प्राप्त कर लें, ठीक है, विद्युत में कन्वर्ट कर दें, सौर सौर प्लेट से विद्युत में कन्वर्ट कर दें। ठीक है। उसके बाद यदि हम विद्युत का उपयोग कर लेते हैं बल्ब जलाने में। ठीक है। एक बल्ब हमने जला लिया, एक बल्ब को हमने जला लिया, फिर ये प्रकाश देगा और ये प्रकाश जो होगा हमें सौर मंडल में चला जाएगा और वो फिर पुनः सौर ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगा। इसका कहा भी जाता है, एक आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, फिजिक्स में पढ़िएगा, ज्योग्राफी में भी पढ़ने के लिए दिया जाता है। कहा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, या एक होता है ऊर्जा संरक्षण थ्योरी, मतलब एनर्जी कन्वर्जेशन लॉ। ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि इसमें जो होता है, ना ही हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही इसे विनाश कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम यदि लेते हैं यहाँ पे सौर ऊर्जा, ठीक है, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार होता है। ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है। यदि हम यहाँ पर ले लें सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को ले लिए तो ये भी संरक्षित है। यदि हम इसको विद्युत में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, फिर इससे हम विद्युत से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को जलाएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को यदि जलाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के यदि हम बल्ब को जलाएं, ठीक है,
तो ये बल्ब पुनः प्रकाश देगा और प्रकाश जो होगा हमारा सौरमंडल में चला जाएगा। ठीक है, ये जो प्रकाश है सौरमंडल में चला जाएगा और ये पूरा सौर ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा या बदल के रह जाएगा। अर्थात इसका जो पूरा संरक्षण ऊर्जा जो होता है वो संरक्षित होता है। ठीक है, यही हमारा ऊर्जा संरक्षण नियम था कि ऊर्जा को ना तो विनाश किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता है। यह हमारा ऊर्जा संरक्षण थ्योरी है। ठीक है, आइए देखते हैं कहा गया कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है। यहाँ पे कहा गया कोयला किस प्रकार के, तो अनवीकरणीय है, क्योंकि कोयला को हम एक बार उपयोग यदि कर लेते हैं तो पुनः प्राप्त होने में बहुत ज़्यादा समय ले लेता है और इस प्रकार इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदा, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संपदा का भंडारण नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया, यहाँ नहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख लीजिएगा। कहा गया निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में से किसका भंडारण सीमित है, सीमित भी कह सकते हैं। यहाँ पे सीमित ही लिखा गया तो ये भी ठीक है, मतलब सीमित है, उसका भंडारण सीमित है मतलब ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया तो इसको हो जाएगा कोयला, क्योंकि इसका भंडारण सीमित है, ये आए वाले दिन में समाप्त होते जा रहा है। जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या का वृद्धि हुई है जिस प्रकार इसका कोयला का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, और इसका प्राप्ति होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ठीक है, इसलिए इसका भंडारण जो है सीमित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहा गया कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। आप बता सकते हैं कि सौर ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कह सकते हैं कि यह पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है या नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय तो इसमें दिया नहीं गया है, इसलिए मानवकृत तो है नहीं, क्योंकि मानव बनाया नहीं है सौर मंडल को, ये तो प्राकृतिक ने बनाया है। और अजैव का मतलब होता है कि जिसमें जीवन नहीं हो। ठीक है, जैसे धातु इसमें ले लेंगे, चट्टान ले लेंगे, ये सब में जीवन नहीं होता है। अचक्रीय होता है जिसका मतलब पुनः प्राप्ति नहीं किया जाए, अचक्रीय में कोयला आ जाएगा। ठीक है, जिसे इसका पुनः प्राप्ति करने में बहुत लंबा समय लग जाता है, अर्थात ये साइकिल काम नहीं करता है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, मतलब अजैव कह रहा है नहीं है तो यानी कि जैव होगा, जैव होगा। अजैव संसाधन जब नहीं है तो जैव होगा। तो देखिए हमने बताया कि चट्टान जो है अजैव संसाधन है। ठीक है, चट्टान अजैव संसाधन है, खनिज जो है अजैव संसाधन है और धातु भी अजैव संसाधन के अंतर्गत आता है। इसलिए वनस्पति जो हो जाएगा वो जैव संसाधन है। और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, कहा गया इसमें कि इनमें से कौन है जो अजैव संसाधन नहीं है, अर्थात जैव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कहा गया कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। यहाँ पे दिया गया है पहला मेघा पाटेकर, दूसरा दिया गया है महात्मा गांधी, तीसरा दिया गया है सुंदरलाल बहुगुणा, चौथा दिया गया है संदीप पांडे। तो इसका सही आंसर जो होगा सुंदरलाल बहुगुणा होगा। इन्होंने ही चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। देखिए सामुदायिक संसाधन होता है कि जिस पे समाज का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। देखिए मंदिर जो होता है एक समाज के अंतर्गत आता है या एक बड़ा सा नगर के अंतर्गत आता है, तो ये भी सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, मस्जिद है, ये भी सामुदायिक संसाधन है। कोई एक आदमी मस्जिद नहीं बना सकता है, समुदाय ही मिलकर बनाता है। ठीक है, सार्वजनिक पार्क, इसमें तो लिख ही दिया है कि सार्वजनिक पार्क, यहाँ पे कोई भी पार्किंग कर सकता है, अर्थात सरकारी पार्क। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, घर जो होता है पर्सनल होता है, खुद का घर बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सामुदायिक संसाधन नहीं है। आइए अगला देखते हैं। कहा गया कि इसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन जो है, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते। देखिए एक ज्योग्राफी था
ठीक है। भूगोल क्या था? जिमरमैन, जिन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। यदि मानव नहीं होता, ठीक है, तो संसाधन का उपयोग नहीं करता। संसाधन का जब उपयोग नहीं होता तो संसाधन की वैल्यू पता नहीं चलता, कीमत पता नहीं चलता, तो संसाधन के अंतर्गत गिनती में नहीं आता। ठीक है। महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, इसका जो सही आंसर होगा वो जिमरमैन होगा। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? देखिए अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें जो कोयला था वो नवीकरणीय संसाधन का, खनिज जो था, खनिज तेल जो यहाँ पर आया है ये खनिज संसाधन, तो ये भी नवीकरणीय नहीं है, क्योंकि हम खनिज तेल को यदि एक बार निकाल लेंगे तो पुनः वहाँ पे बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और प्राकृतिक गैस जो है ये नवीकरणीय संसाधन हो सकता है। ठीक है। और चौथा दिया गया है पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा भी प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका आंसर जो होगा ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी और पवन ऊर्जा भी, क्योंकि ये दोनों को प्राप्त किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं। कह काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए पहला दिया गया बलुई मिट्टी, दूसरा दिया गया रेगुर मिट्टी, तीसरा दिया गया लाल मिट्टी, चौथा दिया गया जलोढ़ मिट्टी। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि काली मिट्टी जो होता है उसका दूसरा नाम जो होता है रेगुर मृदा होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए पहले जानिए कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है। अर्थात भूमि में लवणीयता बढ़ जाना या क्षारीयता बढ़ जाना, अर्थात फसल को बर्बाद कर देता है। जैसे यदि आपके खेत में लवण की मात्रा बढ़ जाए तो भी आपका फसल विकसित नहीं होगा। ठीक है, पौष्टिक नहीं बन पाएगा। यदि आप में क्षारीयता बढ़ जाए, मिट्टी जो होता है, मिट्टी वो उदासीन होता है। ठीक है, मिट्टी होता है उदासीन, तो उसका यदि लवणीयता बढ़ जाए, यदि सेवन से अधिक हो जाए या सेवन से कम होता है, इसको बोलते हैं पीएच मान, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यदि सेवन जो होता है उदासीन होता है और सेवन से यदि बढ़ता है 8 हो जाता है तो क्षारीयता हो जाता है। यदि 6 हो जाता है, 5 हो जाता है, 4 हो जाता है तो लवणीयता हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? तो वनोन्मूलन, यानी वन का उन्मूलन हुआ तब उसका निम्नीकरण हुआ, ये तो हो नहीं सकता है। गहन खेती, यदि उसमें ज़्यादा फसल रोप देंगे तो क्या, गहन खेती मतलब होता है बहुत ज़्यादा फसल रोपना, अर्थात जैसे एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है और इसके बीच में थोड़ा सा गैप जो रहता है उसमें भी फसल उगा लिया जाता है। इसमें छोटा पौधा उगा लिया जाता है, जैसे जो छाया वाला पौधा होता है उसको उगा लिया जाता है। ठीक है, तो इसको गहन खेती कहा जाता है। ठीक है। अधिक सिंचाई, इसका जो मुख्य कारण था, देखिए पंजाब में जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, नहरों का विकास हुआ है, क्योंकि नदी यहाँ से गुजरती है और नहरों का विकास हुआ है, जिसके कारण वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था मजबूत है और वहाँ पे अधिक सिंचाई होने से वन निम्नीकरण हो गया भूमि का, अर्थात क्षारीयता या लवणीयता बढ़ गया होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। सो गाइस, यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर भी करिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आपके फ्रेंड भी जुड़े। हमारा जो चैनल है सूरज मैथ घर है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।